गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है बायोलॉजी में, जिसमें हम 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स के ग्रुप में भेजें, ताकि सबका एक अच्छा सा कंटेंट, सभी को एक अच्छा कंटेंट मिल सके एंड एक अच्छी तैयारी बन सके उनकी। तो इस सीरीज में हमने अब तक जो है क्वेश्चन नंबर लगभग 502 तक पढ़ चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 503। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 503 से। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया अगर दोबारा से सेम चीज़, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, एक एक क्वेश्चन को समझें। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें और उस टॉपिक को दोबारा से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 503। 503 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक सेकंड प्लीज, मैं अच्छा सा पेन का कलर ले लूं। क्वेश्चन नंबर 503 है, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन परिवहन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। तो ऑक्सीजन को कैरी करके लंग्स में, जैसे फॉर एग्जांपल श्वसन तंत्र के श्वसन जो हमारी प्रक्रिया है उसके जरिए ऑक्सीजन फेफड़ों तक गई, फेफड़ों से एलुलाई होती है लंग्स का लास्ट लास्ट पार्ट, वहाँ पे डिफ्यूजन के जरिए लंग्स हमारा ब्लड में मिल गया, सॉरी ये ऑक्सीजन ब्लड में मिल गया, और वहाँ से हीमोग्लोबिन उसको कैरी करके लेके चला गया। तो हीमोग्लोबिन का मेन काम है ब्लड में वो ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त में सफेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो सफेद रक्त कणिकाएं जो होती हैं संक्रमण से सुरक्षा करती हैं, संक्रमण से सुरक्षा करती है, और एक तरीके से जो डिफेंस मैकेनिज्म हमारी ये उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसमें हमारी चार चार पांच टाइप की होती हैं, जो WBC इनको कहा जाता है बेसिकली, वाइट ब्लड सेल्स। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं उनके बारे में, एक सेकेंड। हाँ, तो WBC जो होती हैं, ये मुख्यतः जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को, रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्धारण में हेल्प करती है। मतलब ये अगर अच्छी है, इनकी क्वांटिटी सही है, तो मीन्स कि आपके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। इसमें मुख्यतः चार टाइप की होती हैं। एक तो सबसे पहला लिख लो, न्यूट्रोफिल्स। सेकंड नंबर होता है लिम्फोसाइट। थर्ड नंबर होता है मोनोसाइट। और फोर्थ नंबर होता है एसिनोफिल्स। सबके अपने अपने काम है। जैसे बैक्टीरिया और फंगस को मारने में जो ज़्यादा रोल प्ले करती हैं वो होती हैं न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पे लिख लो जीवाणु और कवक। लिम्फोसाइट क्या करती हैं? तो एंटीबॉडी का उत्पादन करने में। मोनोसाइट क्या करती हैं? जो हमारी मरी हुई सेल्स होती हैं, मृत सेल, मृत कोशिकाएं। एक सेकंड, ये मृत कोशिकाओं को का निस्तारण। और एसिनोफिल्स जो होती हैं वो परजीवी संक्रमण और एलर्जी के प्रति, मतलब पैरासाइट कोई संक्रमण है तो, या तो एलर्जी अगर है, तो वहाँ पे ये रिएक्ट करती हैं, एलर्जी के खिलाफ काम करती हैं।
और एक होती है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का काम है एलर्जी और सूजन को नियंत्रित करती है, एलर्जी और सूजन को नियंत्रित करती हैं। टोटल जो इनकी अमाउंट होता है वो कितना होता है, तो 4000 से लेकर 11,000 तक, 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रक्त परिसंचरण का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका सिद्धांत दिया विलियम हार्वे। और एक दो बातें और जान लेते हैं इसके बारे में। जो इसका लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो बेसिकली होता है, एक सेकेंड, नहीं अभी तो क्वेश्चन इसी में था। हाँ, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ये सफ़ेद क्वेश्चन नंबर 505 में मानव शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। लाल रक्त कणिकाएं कोशिकाएं कहाँ बनती हैं, तो ये बनती हैं बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। अब अस्थि लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। एक दो बातें और भी इसमें हमें जाननी है, एक सेकेंड। हम्म लाल रक्त कणिकाएं तो ये बनती हैं अस्थि मज्जा में, और इनके बनने की प्रक्रिया को कई बार एग्जाम में भी आ सकता है। इसकी बनने की प्रक्रिया को कहते हैं एरिथ्रोपाइसिस। एरिथ्रोपाइसिस। और एक सबसे अच्छी बात है, यह प्रक्रिया, अगर ये जो हमारी आरबीसी के फॉर्मेशन है, आरबीसी का फॉर्मेशन, यह एरिथ्रोपाइटिन, एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता या जाती है। आरबीसी में जो मेन चीज़ें होती हैं आरबीसी के निर्माण के लिए, फॉलिक एसिड चाहिए होता है बॉडी में, आयरन चाहिए होता है, और विटामिन बी 12 जिसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। आप लोग याद रखो रासायनिक नाम, क्योंकि सारे विटामिन के रासायनिक नाम हमने अपने ऑलरेडी वीडियो में बना के डाल रखे हैं। तो कृपया उस वाले वीडियो को रेफर करें, उसको देखें, तभी समझ में आएगा। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा। रक्त में कौन सा घटक थक्का बनने में मदद करता है, तो प्लेटलेट्स मदद करती हैं। और प्लेटलेट्स विटामिन के होता है, जिसको विटामिन को विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है ये थक्का बनाने में। एंड इसका नाम जो रासायनिक नाम होता है फाइलो क्विनोन, ये इसका रासायनिक नाम है। तो कृपया आपको किसी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, एंड सेल के बारे में, तो ये सब हम बीमारियां, ये सब हम डिटेल टॉपिक बना रखे हैं वीडियो। तो कृपया उस वीडियो को आप एक बार देख लें। और इसकी अगर हम नंबर की बात करें, तो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में होती हैं, 1,50,000 से 4,50,000 के बीच में पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। रक्त का पीएच कितना होता है, 7.35 से 7.45 के बीच में। लसिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो अतिरिक्त तरल को वापस परिसंचरण में लाना।
रक्त समूहों की खोज किसने की? तो कार्ल लैंड स्टीनर 1901 में। ये भी याद रखना है, कई बार डेट भी पूछ लेता है, ईयर मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 512, 512 नंबर। रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण का सिद्धांत किसने दिया? तो विलियम हार्वे 1628 में। डेट भी याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय की सबसे मोटा हिस्सा कौन सा होता है? तो मायोकार्डियम सबसे मोटी होती है। हृदय में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाले कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं बेसिकली। अब इनके 4 वाल्व के नाम हम एक बार पढ़ लेते हैं, एक सेकंड प्लीज। वैसे तो ये टॉपिक जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम का, बट हम आपको एक बार 4 वाल्व बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आपका माइट्रल वाल्व, जो कि लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। सेकंड नंबर पे है ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ट्राइकस्पिड है, ट्राइकस्पिड ही रहेगा। थोड़ा सा अंग्रेजी में भी इस अब क्वेश्चन इस टाइप के टर्म देखने को मिलते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व, ये राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। थर्ड नंबर है पल्मोनरी वाल्व या पल्मोनरी वाल्व, ये होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर एरोटिक वाल्व। ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में। एरोटा, ये तो हो गई चारों वाल्व हमारी, और कहाँ कहाँ होती है हमने बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 515। धमनी की सबसे बड़ी शाखा होती है महाधमनी, अरोटा इसको कहते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल किससे संबंधित? तो हृदय के पंपिंग की संबंधित है। जब हृदय हमारा संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब उसको हम सिस्टोल बोलते हैं। और जब वो एक्सपैंड होता है, फैलता है, तब उसको डायस्टोल बोलते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तो साइनो आर्टेरियल नोड होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का कार्य क्या है? कि रक्त को फेफड़ों तक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ले जाना। ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन का मेन काम है। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ आता है? तो बायां अलिंद मतलब लेफ्ट आर्टरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 520। बी ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक डायस्टोलिक का सामान्य अनुपात क्या होता है? तो 120 बटे 80, मतलब 120 सिस्टोलिक होगा, डायस्टोलिक होगा 80 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी, mmHg। पारा के संदर्भ में इसको हम मेजर करते हैं। कोरोनरी धमनी रुकावट किस बीमारी से होती है? तो कोरोनरी धमनी रुकावट किस बीमारी से संबंधित है? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज से। एंजियोप्लास्टी क्या होती है बेसिकली? तो एंजियोप्लास्टी में हम एक जो हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है उसको खोलते हैं, और उस ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी। श्वसन में सहायता करने वाली प्रमुख मांसपेशी कौन सी है? तो डायफ्राम है। और जब ज़्यादा मांसपेशियों की बात करी जाए तो डायफ्राम के साथ साथ में इंटरकोस्टल मसल्स भी होती हैं, इंटरकोस्टल मसल भी होती हैं, बट मुख्य हमारा जो मांसपेशी है वो डायफ्राम है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान किस गैस को शरीर बाहर निकालता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है,
जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी के लिए वो बाहर निकलता है। कंठ में उपस्थित ध्वनि निर्माण का अंग कौन सा है? तो स्वर यंत्र या लैरिंक्स होता है, जहां से आवाज आती है। जो हम बोल रहे हैं ये लैरिंक्स का कमाल है। क्वेश्चन नंबर 5 to 5 में ऑक्सीजन और रक्त के बीच गैस विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा? तो विसरण द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा ये होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अस्थमा किससे संबंधित होता है? तो वायु मार्ग की रुकावट, मतलब जो हमारे एयरवेज होते हैं, जैसे लंग्स के बाद में ब्रोंकाई होती है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर जो एयरवेज होते हैं तो उनमें सूजन आ जाती है कुछ इन्फेक्शन की वजह से, उसको हम अस्थमा कहते हैं। फेफड़े के सबसे छोटे कार्यात्मक इकाई क्या है? एल्वुलाई होती है बेसिकली। अंगूर के गुच्छे की आकृति, टाइप की आकृति होती है, और जो यहीं पर मुख्यतः गैसियस एक्सचेंज होता है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा मापने के लिए तो ऑक्सीमीटर होता है बेसिकली, बस इसका कुछ जगह पे नाम आपको पल्स ऑक्सीमीटर भी मिल सकता है, पल्स ऑक्सीमीटर, दोनों का मतलब एक ही है। श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा में श्वसन दर को नियंत्रित करने वाले ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के लिए खतरनाक क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से बनकर ऑक्सीजन के परिवहन को ही रोक देती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही खतरनाक गैस है ये। श्वसन नलिका का कौन सा भाग भोजन और हवा मार्ग के लिए को अलग करता है? तो एपिग्लोटिस होता है बेसिकली, एक आप कह लो कि ढक्कन टाइप का, जैसे यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमारा एयर पैसेज होता है, इसके आगे ये मान लो हमारा एयर पैसेज, ये वाला हमारा है सांस की नली, और ये खाने की नली है। यहाँ पे कुछ एपिग्लोटिस इस टाइप का होता है। तो अगर ये खुलेगा तो यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये होता है ये कॉमन पैसेज होता है, इसके आगे ये जाके कुछ इस टाइप से डिवाइड होता है। तो खुलेगा तो मतलब सांस लोगे तो ये खुलेगा, और सांस नहीं लोगे खाओगे तो ये उठ जाएगा ऊपर, और यहाँ से खाना इधर चला जाएगा, और जो हमारा हवा है इधर चली जाएगी। ये होता है कुछ इस टाइप का एपिग्लोटिस का काम। जहाँ से फूड पाइप और विंड पाइप दोनों अलग होती हैं, उस वाले भाग को एपिग्लोटिस कहा जाता है सीधी भाषा में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, हाँ 531 तक हो गया, 532 में आते हैं। क्लोनिंग का सबसे पहला सफल प्रयोग किस पर हुआ? डॉली शीप पर। ये क्वेश्चन आ चुका है, 1901 में हुआ था। क्लोनिंग के नैतिक एथिकल मुद्दों में कौन सा विषय शामिल है? तो मानव क्लोनिंग का दुरुपयोग, ये बहुत ज़्यादा हो। क्लोनिंग मतलब कि एक इंसान की फोटोकॉपी बना देना। अब आप कल्पना करिए कि नरेंद्र मोदी जी अकेले हैं, अब कोई दूसरा क्लोनिंग करके दूसरा मोदी आ जाए और देश में कितना बड़ा कांड कर सकता है। ऐसे ही किसी बड़े सेलिब्रिटी का क्लोन करके बड़े बड़े कांड हो सकते हैं। इसलिए ये नैतिक मूल्यों के खिलाफ है, इसलिए मानव क्लोनिंग पे कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। क्लोनिंग और जीन एडिटिंग में सबसे होने वाला सबसे प्रसिद्ध टूल कौन सा है? तो CRISPR। इसका जो पूरा नाम है आप याद रखें, क्लस्टर्ड रेगुलरली, इसको लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये इसका पूरा नाम है। cDNA लाइब्रेरी क्या है? यह एक जीनोम का संग्रह जिसमें केवल mRNA से, cDNA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जब हम डीएनए सेंट्रल डोग्मा का स्टेप है बेसिकली, mRNA से जब अगेन डीएनए बनता है उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो उसमें जो डीएनए बनता है उस टाइप के डीएनए के जीनोम का संग्रहालय जो है उसको cDNA लाइब्रेरी कहा जाता है। क्लोनिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने तकनीक कौन सी है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, SCNT। याद रखना है, काफ़ी अच्छा जो है ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्लोनिंग वेक्टर क्या है? क्लोनिंग वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर एक डीएनए अणु है, एक डीएनए का पार्ट है जो विदेशी डीएनए को जहाँ पे हमें जो हमारी टारगेटेड सेल होती है उसमें ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है, या मेजबान का मतलब जो टारगेटेड सेल होती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग
डीएनए क्लोनिंग भी किया जाता है डीएनए को स्प्लाइस कट करने के लिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी का उद्देश्य क्या है? तो एचजीपी का उद्देश्य मानव जीनोम में मौजूद सभी जीनों की पहचान और अनुक्रमण सीक्वेंसिंग करना है बेसिकली। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का उपयोग किसके लिए जाता है? तो एससीएनटी का उपयोग क्लोनिंग में किया जाता है, जहां एक शरीर की कोशिका से न्यूक्लियस लेकर एक अंडाणु में डाला जाता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? वैक्यूल भी है, कुछ कुछ बुक्स में न्यूक्लियस भी है। तो दोनों में ऑप्शन जो सही जो ऑप्शन आए वो लगा देना है। कौन सा हार्मोन इंसुलिन का निर्माण करता है? तो कौन सा हार्मोन, कौन सा अंग है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अंग शब्द मिसिंग है। कौन सा अंग हार्मोन इंसुलिन का निर्माण करता है? तो पैंक्रियाज होता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क में होती है, और जो हमारी स्लीप साइकिल होती है बेसिकली, तो वो मेलाटोनिन हार्मोन से संचालित होती है। तो पीनियल ग्लैंड का मेन काम होता है उस मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन या उसका उत्पादन। किसे जीवन का आधार कहा जाता है? डीएनए को जीवन का आधार कहा जाता है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जीवन का आधार है। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो किडनी में रक्त हमारा फिल्टर होता है। सर्वप्रथम रक्त प्रवाह का वर्णन किसने किया? विलियम हार्वे ने जो है सबसे पहले रक्त परिसंचरण की खोज करी, रक्त परिवहन की खोज करी। सत्रह में, यहाँ पे डेट भी लिख लो, 1758 में ईयर है ये बेसिकली। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा होगा। पाचन तंत्र में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ हो जाता है? तो छोटी आंत में हो जाता है। हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा टॉपिक, एक अच्छा डिटेल वीडियो पड़ा है, कृपया इसी सीरीज में है वो, आप उसको देख लीजिए, तब ये चीज़ समझ में अच्छे से आएंगी। एमाइलेज एंजाइम किसे पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को। ये सारा उसमें कवर है। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत होता है। पित्रस किस अंग से स्रावित होता है? तो यकृत से। और ये जो स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में। पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो पेट में होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। पाचन प्रक्रिया में पैंक्रियाज का क्या कार्य है? एंजाइम और हार्मोन का को स्रावित करना, जहाँ से इंसुलिन हमारा बनता है। लैक्टोज का क्या है? दूध में पाया जाने वाला शर्करा। भोजन को गले से पेट तक पहुंचाने वाली नली कौन सी है? तो ग्रसनी या एसोफेगस, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। पाचन तंत्र में HCl कहाँ बनता है? पेट में बनता है। किस मछली को जीवित जीवाश्म कहते हैं? सिलिकैंथ एक ऐसी मछली प्रजाति है जिसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनपायी चीता होता है। कौन सा पक्षी पीछे उड़ सकता है? तो हमिंग बर्ड। किसकी उपस्थिति के कारण ग्रीड रंग बदलता है? तो क्रोमेटोफोर्स। कछुए का मुख्य कवच क्या कहलाता है? कैरोपेस। क्वेश्चन नंबर 563, सबसे लंबी आयु वाला जानवर कौन सा है? कछुआ। हाथी दांत किससे बने होते हैं? तो आयोरी से। वह स्तनधारी जो अंडे देता है? तो डकबिल प्लेटिपस होता है। डक, एक सेकंड लिख देता हूँ इसको, डकबिल प्लेटिपस। सांप अपनी जीभ का उपयोग किसके लिए करता है? तो गंध को पहचानने के लिए। कंगारू का मुख्य भोजन घास है। पोलियो रोग किसकी वजह से होता है? तो वायरस की वजह से होता है। टिटनेस का कारण क्या है? क्लस्ट्रोडियम टिटनी। बीमारियों का भी एक वीडियो हमारा पड़ा है, ऑलरेडी हम पढ़ा रखे हैं, इसी सीरीज में है, आप प्लीज़ उसको देखिए, वहाँ से सारी बीमारियाँ आपकी क्लियर हो जाएंगी। डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो एडिस मच्छर होता है। टीकाकरण की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। ये सारा उसमें है। एंटीबायोटिक किसे नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। कोरोना वायरस का पहला मामला कब सामने आया? तो 2019 में, इसीलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है? थाइमस ग्लैंड जो होती है यहाँ, ये हमारी डिफेंस मैकेनिज्म का एक मुख्य अंग है। मलेरिया का कारण कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम। रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया कहा जाता है। किस वर्ग के जीवों में द्विलक्षणीय नामकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्राणियों और पौधों में। जंतु वर्गीकरण का आधार क्या है? संरचना और कार्यात्मक विशेषताएं। बायोलॉजिकल नामकरण प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्लस लिनियस।
स्पंज किस संघ के अंदर आते हैं? तो पेरीफेरा। स्पंज में जल परिवहन तंत्र का नाम क्या है? तो कैनाल सिस्टम। निडारिया संघ के जीवों में कौन सा विशेष अंग पाया जाता है? तो नीमाटोसिस्ट। जेलीफिश किस संघ से संबंधित है? तो निडारिया। प्लेटीहेल्मिन्थेस में शरीर की गुफा किस प्रकार की होती है? एक, परिपथहीन। केंचुआ किस संघ का सदस्य है? तो एनलिडा का सदस्य है। आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो कीट इंसेक्ट जो होते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो जीवाणु होते होते हैं इसमें, आई मीन जो प्लेटीहेल्मिन्थेस का उदाहरण क्या है? प्लानारिया। मोलस्का संघ के जीवों में कौन सा अंग आंदोलन में सहायता करता है? तो पैर। स्टारफिश किस संघ से संबंधित है? इकाई नो नोडरमेटा। मछलियों के श्वसन का अंग क्या है? गलफड़े। एम्फीबिया किस माध्यम में रहते हैं? जल और स्थल दोनों में। इसको उभयचर प्राणी कहते हैं, उभयचर। सरीसृपों की त्वचा कैसी होती है? शल्कयुक्त और शुष्क। सरीसृपों में दिल में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्षाएं होती हैं। जैसे हमारे हृदय में 4 होते हैं तो उनमें 3 होते हैं। पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? खोखली और हल्की, ताकि वो उड़ने में उनको प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। स्तनधारियों की विशेषता क्या है? दुग्ध ग्रंथि होती है स्तनधारियों के अंदर। मनुष्य किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो मनुष्य मैमल्स में है, मतलब स्तनधारी। पेरिफेरा संघ में प्रजनन किस प्रकार होता है? लैंगिक और अलैंगिक दोनों। केचुए में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया। ऑर्थ्रोपोडा के शरीर में कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो सिर, वक्ष और उदर, मतलब खोपड़ी, छाती और पेट, 3 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 600। स्कॉर्पियन किस वर्ग से संबंधित है? तो आर्थ्रोपोडा से। शार्क किस वर्ग की मछली है? कार्टिलाजिनस मछली। फ्रॉग मेढक में जीवन चक्र कहाँ शुरू होता है? जल में। टूना मछली किस वर्ग की है? तो ऑस्टिकथीस। मछलियों के पंखों में किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? शक्तिशाली उड़ान मांसपेशियां। घोंघा किस संघ से संबंधित है? तो मोलस्का। एक्टिनोडर्मिटा में जल संवहनी तंत्र किस कार्य में सहायक करता है? तो और पोषण में। अमीबा किस संघ का सदस्य है? प्रोटोजोआ का। शरीर की समरूपता के आधार पर एनलिडा संघ के जीव कौन से हैं? द्विपार्श्वमित। सिलिया का मुख्य कार्य क्या है? तो गति करते रहना। रेड्यूला समिति किस संघ में पाई जाती है? तो निडारिया में। सरीसृपों में अंडे किस प्रकार के होते हैं? कठोर खोल वाले। मोलस्का में कौन सा विशेष अंग पाया जाता है? तो मेंटल। तो हमने क्वेश्चन नंबर 612 तक पढ़ लिया। आप सभी से अनुरोध है कि आप, उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है, कुछ भी आपका सजेशन है, किसी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, उस टॉपिक को दोबारा से एक्सप्लेन किया जाएगा। आप सभी का एक फीडबैक जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका फीडबैक सही आए। आप ईमानदारी से फीडबैक भरें और हम उसके अकॉर्डिंग इस कंटेंट को या क्लास को और भी इम्प्रूव करके एक अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल कराएं।